सोचो क्या होगा अगर एक 30 साल की खूबसूरत औरत एक नौजवान बच्चे के साथ अट्रैक्ट हो जाए। क्या वे हमेशा के लिए साथ रहना चाहेंगे या फिर समाज के डर से अपनी इच्छाओं का गला घोट देंगे। इसी उम्र के फासले को दूर करती है ये फिल्म, जो दो अलग अलग इंसान के फैसले और जुनून को दिखाती है। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1958 के उस दौर से, जहां 15 साल का एक सीधा साधा स्कूल जाने वाला लड़का माइकल रोज की तरह घर लौट रहा था। लेकिन उस दिन बस के सफर में अचानक उसकी तबीयत इस कदर बिगड़ती है कि वो एक अजनबी घर के सामने आकर बेदम सा बैठ जाता है। चारों तरफ तेज बारिश का शोर है और माइकल खुद को पूरी तरह बेबस महसूस कर रहा है। उसे उल्टियां होने लगती हैं। तभी उस इमारत के अंधेरे गलियारे से एक 30 साल की औरत बाहर आती है, जिसका नाम होता है हैना। वो बिना किसी हिचकिचाहट के उस बीमार लड़के की मदद करती है और सहारा देकर उसे संभालती है। हैना उसे उसके घर तक छोड़ती है। रास्ते भर दोनों के बीच कोई बात नहीं होती। एक मोड़ पर दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन माइकल के जहन में हैना का वो चेहरा एक मुकम्मल तस्वीर बनकर छप जाता है। उसे तेज बुखार आया होता है। जब माइकल अपनी मॉम को हैना के बारे में बताता है तो उसकी मॉम उसे कहती है कि मदद के लिए तुम्हें उसे थैंक्स बोलना चाहिए। एक दिन वो आखिरकार हिम्मत जुटाता है और हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए दोबारा हैना के घर के अंदर जाता है और उसे मदद के लिए थैंक्स बोलता है। दोनों के बीच ज्यादा बातें नहीं होती और थोड़ी देर बाद माइकल वहां से चला जाता है। लेकिन हैना उसे थोड़ी देर रुकने के लिए कहती है, क्योंकि वो भी ड्यूटी जाने के लिए तैयार हो रही होती है। माइकल बाहर खड़ा होकर उसका वेट करने लगता है। तभी उसकी नजर हैना की तरफ पड़ती है और हैना भी उसे देख लेती है। माइकल घबराकर वहां से चला जाता है, लेकिन वो घर जाने के बजाय उसका पीछा करता है और उसे पता चलता है कि हैना ट्रेन में एक सख्त मिजाज टिकट कलेक्टर है। अब माइकल पूरी तरह उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। फिर वो अगले दिन उसके घर के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। हैना समझ जाती है कि बच्चे के हार्मोन्स अब एक्टिव हो गए हैं। वो उसे अंदर बुलाती है और एक काम देती है। काम खत्म करने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। उसे देखकर हैना मुस्कुराने लगती है। वो कहती है कि अगर तुम इस हालत में घर जाओगे तो तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे सवाल करेंगे, इसलिए पहले नहा लो फिर घर चले जाना। हैना कहती है तुम आराम से नहा लो, मैं तुम्हें नहीं देखूंगी। फिर जैसे ही माइकल बाथटब में नहाने के लिए कपड़े निकालता है, हैना उसे तिरछी नजरों से देखने लगती है। इसके बाद जब माइकल नहाकर बाहर आ जाता है तो हैना तौलिया लेकर उसके पास आती है। एक बच्चे की तरह उसका बदन साफ करती है। लेकिन यहीं पर हमें पता चलता है कि हैना भी निर्वस्त्र होकर अपनी भूख को शांत करना चाहती है। यहां उम्र का फासला मिट जाता है। एक 15 साल का लड़का और 30 साल की औरत एक दूसरे के साथ नई शुरुआत करते हैं। अब ये सिलसिला रोज का हो चुका था। स्कूल की घंटी बजते ही माइकल के कदम सीधे हैना के उस रहस्यमयी कमरे की तरफ मुड़ जाते, मानो अब वो हैना के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। दोनों मिलते हैं और बिना किसी बातचीत के अपनी बीच की दूरियां मिटा देते हैं। ये अब दोनों का रोज का हो गया था। उधर माइकल का स्कूल खत्म और इधर हैना की ड्यूटी खत्म। इसके बाद दोनों का खेल शुरू। एक दिन बातों ही बातों में जब माइकल की किताबों पर जिक्र आता है तो हैना एक अजीब सी ख्वाहिश जाहिर करती है। वो कहती है कि उसे पढ़ना नहीं बल्कि सुनना पसंद है। इसके बाद माइकल घंटों बैठकर कहानियों की किताबें पढ़ता और हैना मंत्रमुग्ध होकर कभी कभी आंखों में आंसू लिए उन कहानियों में खो जाती। और माहौल को शांत करने के लिए दोनों फिर कार्यक्रम शुरू कर देते। लेकिन जहां जुनून होता है वहां इनसिक्योरिटी भी साए की तरह चलती है। एक शाम ट्रेन में जब माइकल हैना को देखता है तो वो पिछले वाले डब्बे में उसका इंतजार करता है, मगर हैना उसे देखकर ऐसा बर्ताव करती है जैसे वो उसे जानती ही नहीं। माइकल का दिल टूट जाता है। बंद कमरे में जब वो इस बेरुखी का सबब पूछता है तो हैना उस पर भड़क जाती है। वो कहती है कि जब मैं पहले डब्बे में थी तो तुम पीछे वाले डब्बे में क्या कर रहे थे। असल में हैना चाहती थी कि माइकल उसे सबके सामने अपनाए, लेकिन 15 साल का वो बच्चा इस जज्बाती कश्मकश को समझने के लिए बहुत छोटा था। झगड़े के बाद हैना एक नई शर्त रखती है, प्यार तभी होगा जब पहले तुम मुझे नई कहानियां सुनाओगे। और माइकल फिर से शब्दों के जाल में उसे बांधने लगता है और माहौल हल्का हो जाता है। रिश्ता जब गहरा हुआ तो दोनों ने शहर की बंद बंदिशों से दूर जाने का फैसला किया। साइकिल पर बैठकर दोनों एक खूबसूरत वादी की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन इस हसीन सफर के पीछे भी एक घबराहट थी। हैना उम्र के इस फासले को लेकर अंदर ही अंदर डर रही थी। एक रेस्टोरेंट में जब मालकिन हैना को माइकल की मां समझ लेती है तो सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन तभी माइकल कुछ ऐसा करता है जो हैना के दिल के सारे जख्मों पर मरहम लगा देता है। वो दुनिया की परवाह किए बिना सबके सामने हैना को चूमता है और जता देता है कि वो उसकी मां नहीं, उसकी मोहब्बत है। हैना की आंखों में उस पल जो चमक थी वो शायद उसने सालों से महसूस नहीं की थी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। माइकल अब हाई स्कूल में जा चुका था। उसकी जिंदगी में अब उसके हमउम्र दोस्त और सोफी नाम की एक लड़की आ चुकी थी जो उसे पसंद करती थी। माइकल अनजाने में अब हैना को कम वक्त देने लगा था, जिससे हैना के अंदर की तन्हाई और गुस्सा दोबारा लौटने लगा था। तभी हैना की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आता है जो सब कुछ बदलने वाला था। उसे नौकरी में प्रमोशन मिलने की खबर मिलती है। अब उसे ट्रेन छोड़कर ऑफिस के बंद कमरों में कागजी काम संभालना होगा। ये खबर हैना के चेहरे का रंग उड़ा देती है। वो इस प्रमोशन से खुश होने के बजाय बुरी तरह डर जाती है। आखिर इस कागजी काम में ऐसा क्या था जिससे हैना भाग रही थी।
उधर माइकल के जन्मदिन पर उसके दोस्त उसके लिए पार्टी रखते हैं, लेकिन माइकल के दिल में अब भी हैना की वो कशिश जिंदा है। वो सब कुछ छोड़कर हैना से मिलने का वादा पूरा करने के लिए निकलने की तैयारी करता है। सोफी की नाराजगी और दोस्तों की महफिल को पीछे छोड़कर माइकल जब हैना के पास पहुंचा तो वो हैना को परेशान देखता है। प्रमोशन की बात से टूटी हुई हैना के भीतर एक ऐसा तूफान था जो फटने को बेताब था। माइकल ने हर रोज की तरह किताब खोली और पढ़ना शुरू किया, लेकिन हैना ने उसे रोक दिया, एक रूखी सर्द आवाज में। माइकल के सब्र का बांध टूट गया। उसने चिल्लाकर कहा कि आज उसका जन्मदिन है, वो अपनी जिंदगी के सबसे खास लम्हे को उसके साथ बांटने आया है। पर हैना उसे कड़क आवाज में कहती है, प्लीज शांत रहो वरना यहाँ से चले जाओ। माइकल ने इसे महज एक नाराजगी समझा। वो उसे मनाने के लिए आगे बढ़ा, उसे चूमना चाहा, मगर हैना ने माइकल को जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया था। कमरा एकदम शांत हो गया। माइकल ने अपनी आंखों के आंसू छुपाए और घुटनों पर बैठकर माफी मांगी, क्योंकि वो उस औरत से बेइंतहा मोहब्बत करता था। हैना का पथरीला दिल उस मासूमियत के आगे पिघल गया। कुछ पलों के लिए वो दुनिया के सारे खौफ भूल गई। उस रात दोनों ने एक ऐसा आलिंगन साझा किया जो विदाई का आखिरी तोहफा था। इसके बाद एक तरफ माइकल अपने दोस्तों के साथ पार्टी की बनावटी हंसी में डूबा हुआ था और दूसरी तरफ हैना अपने सूटकेस में अपनी पूरी जिंदगी समेट रही थी। अचानक माइकल का दिल घबराया। एक अनजाना डर उसे दोबारा हैना के उस कमरे की तरफ खींच ले गया। जब उसने दरवाजा खोला तो वहां सिवाय खाली दीवारों और धूल के कुछ नहीं था। हैना जा चुकी थी। वो अपने पीछे कोई खत, कोई सुराग नहीं छोड़ गई थी, सिर्फ एक ऐसा राज जिसने माइकल को अंदर से खोखला कर दिया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए, पर माइकल की रूह उसी खाली कमरे में भटकती रही। वक्त का पहिया घूमा और कहानी अब लॉ स्कूल के गलियारों में पहुंच चुकी थी। माइकल अब एक गंभीर और खामोश नौजवान बन चुका था। उसकी खामोशी पर मार्थी नाम की एक सहपाठी फिदा थी, लेकिन माइकल के दिल के दरवाजे बंद थे। वो सिर्फ अपनी पढ़ाई में डूबा रहता था। एक दिन उसके प्रोफेसर कानून और इंसानियत के बीच के महीन फर्क को समझाने के लिए स्टूडेंट्स को एक लाइव कोर्ट केस दिखाने ले गए। मामला नाजी वॉर क्राइम से जुड़ा हुआ था। कोर्ट रूम में बेंच पर बैठा माइकल अपने बैग में कुछ ढूंढ ही रहा था, तभी उसे हैना का नाम सुनाई देता है। माइकल के हाथ जहां के तहां थम गए। सामने कटघरे में वही हैना खड़ी थी। उस पर 300 यहूदी औरतों की बेरहम मौत का इल्जाम था। जज के सुलगते हुए सवाल अदालत में गूंजने लगे। सच की परतें खुलने लगी कि कैसे हैना ने ऑफिस के क्लर्क की नौकरी यानी कि प्रमोशन को लात मार दी थी, क्योंकि वो कागजों से डरती थी और नाजी ग्रुप में एक गार्ड बनना पसंद किया था। अगले दिन अदालत में एक किताब पेश की गई जिसे इलाना नाम की एक जीवित बची यहूदी लड़की में लिखा था। इलाना ने उस चर्च की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान बयां की थी जहां नाजी कैंप की भीड़ कम करने के लिए हर महीने 10 बूढ़ी और बीमार औरतों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। हैना के साथ खड़ी बाकी 5 महिला गार्ड्स ने अपनी जान बचाने के लिए सारा ठीकरा हैना पर फोड़ दिया। ये हमारी लीडर थी, हम तो बस हुक्म के गुलाम थे। जब जज ने हैना से पूछा कि तुम्हें इंसानों की मौत का फैसला करने का हक किसने दिया, तो हैना ने जवाब दिया कि नाजी कैंप का यही नियम था। मैं तो बने बनाए नियमों को फॉलो कर रही थी और कहीं ना कहीं उसकी ये बात सच भी थी। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब इलाना ने गवाही दी। इलाना ने बताया कि वो कमजोर कैदियों को चुनती थी, उन्हें अच्छा खाना देती थी और फिर रात को उनसे किताबें पढ़वाकर कहानियां सुनती थी। लेकिन महीना खत्म होने के बाद वो उन्हें मौत के मुंह में भेज देती थी। अदालत की बेंच पर बैठा माइकल फूट फूट कर रो पड़ा। उसके दिमाग में कड़ियां जुड़ चुकी थीं कि क्यों हैना उसे कहानियां सुनाने को कहती थी। दरअसल हैना अनपढ़ थी, वो पढ़ नहीं सकती थी। इसी शर्म और राज को छुपाने के लिए उसने क्लर्क की नौकरी छोड़ी, नाजी गार्ड बनना कबूल किया और आज वो 300 मौतों की जिम्मेदार बन चुकी थी। वो पढ़ना नहीं जानती थी। यही उसका सबसे बड़ा और खौफनाक सीक्रेट था। कहानी के इस हिस्से का सबसे दर्दनाक मंजर तब सामने आया जब इलाने की बूढ़ी मां ने कटघरे में आकर उस रात का मंजर बयां किया। युद्ध के दौरान जिस चर्च में उन 300 औरतों को कैद किया गया था, वहां बमबारी के कारण भीषण आग लग गई थी। बूढ़ी मां ने कांपती उंगली से हैना और बाकी गार्ड्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, बाहर खड़ी ये 6 औरतें चाहती तो दरवाजा खोलकर हमें बचा सकती थीं, लेकिन इन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी। अंदर औरतें चीखती रहीं, जलती रहीं, पर इन्होंने दरवाजा नहीं खोला। लेकिन ये सुनने के बाद बाकी की 5 महिला गार्ड्स ने अपनी खाल बचाने के लिए सारा ठीकरा हैना के सिर फोड़ दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि उस कैंप की लीडर हैना थी और सारे जुर्म की रिपोर्ट्स भी उसी ने लिखी थी। जज ने हैना की तरफ देखा और एक ऐसा प्रस्ताव रखा जो उसकी किस्मत बदल सकता था। अगर ये रिपोर्ट्स तुमने नहीं लिखी तो अपनी हैंडराइटिंग का नमूना दो। अगर लिखाई मैच नहीं हुई तो तुम बरी हो जाओगी। अब यहाँ कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई जहाँ एक तरफ जिंदगी की आजादी थी और दूसरी तरफ आत्मसम्मान। हैना कुछ समय तक चुप रही और फिर अपनी आंखें झुकाकर झूठ बोल दिया, लिखाई चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, ये रिपोर्ट्स मैंने ही लिखी हैं। उसने एक ऐसा गुनाह अपने सिर ले लिया जो उसने नहीं किया था, सिर्फ इसलिए ताकि दुनिया के सामने उसका सबसे बड़ा राज ना खुल जाए कि वो अनपढ़ है, वो लिखना पढ़ना नहीं जानती। माइकल तड़प उठा।
वो सच जानता था और अपने प्रोफेसर के जरिए उसने जेल के हेड से बात करके हैना से मिलने का वक्त भी तय करवा लिया। अंदर हैना को बताया गया कि कोई उससे मिलने के लिए आ रहा है। उसे लगा कोई वकील आया है। वो सलाखों के पीछे उसका इंतजार कर रही थी। माइकल खिड़की के करीब पहुंचा, पर उसके कदम वहीं जम गए। उसके अंदर के डरपोक इंसान ने उसे पीछे खींच लिया। उसने सोचा, अगर वो आज हैना की मदद करेगा तो समाज को उनके पुराने अफेयर का पता चल जाएगा। उसकी नई गर्लफ्रेंड, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उसका वकालत का करियर सब मिट्टी में मिल जाएगा और हैना पर एक नाबालिग का शोषण का ठप्पा भी लग जाएगा। अपनी साख बचाने की खातिर माइकल बिना मिले चुपचाप वापस लौट आया। अगले दिन अदालत ने फैसला सुनाया। बाकी औरतों को महज 4 साल की सजा और हैना स्मिथ को पूरी जिंदगी के लिए उम्र कैद। जब हैना को ले जाया जा रहा था, उसकी निगाहें माइकल से मिली। माइकल की आंखों से बहते आंसू गवाह थे कि कानून जीत चुका था, लेकिन एक बेबस औरत हार चुकी थी। अब माइकल के दिमाग में अतीत की सारी धुंधली तस्वीरें साफ हो चुकी थी। हैना का किताबों को छूने से कतराना, साइकिल ट्रिप पर मैप देखने से मना करना और उस रेस्टोरेंट में छोटे बच्चों को आसानी से ऑर्डर देखते घबरा जाना और माइकल से कहना कि मेरा ऑर्डर भी तुम ही दे दो। वो कोई गुरूर नहीं, बल्कि अपने अनपढ़ होने की वो शर्मिंदगी थी जिसे छुपाने के लिए उसने जेल की सलाखों को चुनना बेहतर समझा। कहानी कई साल आगे बढ़ जाती है। वक्त ने माइकल को एक कामयाब और नामचीन वकील बना दिया था। उसकी शादी हुई, एक बेटी भी हुई, लेकिन उसके दिल का वो जख्म कभी नहीं भरा। वो अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के घर आता है और टूटे मन से कबूल करता है कि वो अपनी पत्नी से तलाक ले रहा है, क्योंकि उसका अतीत उसकी शादीशुदा जिंदगी को दीमक की तरह चाट चुका था। अपने पुराने कमरे में उसे वही धूल खाई किताबें मिलती हैं जो कभी उनके मिलन का जरिया थी। माइकल एक फैसला करता है। वो एक टेप रिकॉर्डर लाता है और अपनी भारी परिपक्व आवाज में उन किताबों को रिकॉर्ड करके जेल में हैना के पते पर भेजना शुरू करता है। जेल की काल कोठरी में जब हैना के कानों में वो पुरानी जानी पहचानी आवाज गूंजती है तो उसकी पथराई आंखों में जिंदगी लौट आती है। माइकल ने कोई खत नहीं भेजा था, सिर्फ अपनी आवाज भेजी थी। हैना के अंदर अब पढ़ने की एक तड़प जागती है। धीरे धीरे वह थोड़ा बहु पढ़ना और लिखना सीख जाती है। वो अपने कांपते हाथों से माइकल को खत लिखना शुरू करती है। माइकल जब उन खतों को पढ़ता है तो समझ जाता है कि उसकी आवाज ने हैना की अंधेरी दुनिया में रोशनी कर दी है। लेकिन हैना इन खतों के जरिए माइकल से एक उम्मीद लगा बैठी थी, रिहाई के बाद की जिंदगी की उम्मीद। 20 साल का लंबा वक्त गुजर जाता है। एक दिन माइकल के पास जेल से फोन आता है। हैना स्मिथ की 20 साल की सजा पूरी हो चुकी है। अगले हफ्ते वो रिहा हो रही है। बाहर की दुनिया उससे नफरत करती है। क्या आप उसके रहने और नौकरी का इंतजाम करेंगे? वो आपसे मिलना चाहती है। माइकल के लिए उसका अतीत एक गहरा सदमा था, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाता। रिहाई से एक हफ्ते पहले वो जेल के उस ठंडे कमरे में हैना के सामने जाकर खड़ा होता है। सामने 20 साल बूढ़ी सफेद बालों वाली हैना बैठी थी। उसने उम्मीद से अपना कांपता हुआ हाथ माइकल की तरफ बढ़ाया। माइकल ने उसे देखा। पुरानी यादों का सैलाब उमड़ा, लेकिन समाज के डर और संकोच ने उसे फिर जकड़ लिया। उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। हैना का हाथ हवा में ही ठिठक गया और उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। हैना पूछती है, क्या तुमने शादी की? माइकल जवाब देता है, हाँ की थी, एक बेटी भी है, पर वो रिश्ता चल नहीं पाया, हमारा तलाक हो गया। हैना की आंखों में एक आखिरी उम्मीद चमकती है, लेकिन माइकल का अगला सवाल उस उम्मीद को कुचल देता है। वो कहता है, अगले हफ्ते मैं तुम्हें लेने आऊंगा, लेकिन सब कुछ दुनिया से छिपकर होगा। इस एक शब्द ने हैना को अंदर तक चीर दिया। वो समझ गई कि माइकल आज भी उसे दुनिया के सामने स्वीकार करने से डरता है। वो उसे समाज के कट्टर लोगों से बचाना तो चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे अपनाने से डरता है। जब माइकल ठीक एक हफ्ते बाद अपनी गाड़ी लेकर जेल के दरवाजे पर पहुंचता है तो उसे विदाई की जगह एक खौफनाक खबर मिलती है। हैना ने आजादी की सुबह देखने से पहले ही खुद को खत्म कर लिया था। उसने माइकल के भेजी हुई उन तमाम किताबों का एक ढेर बनाया, उन पर खड़ी हुई और पंखे से लटककर अपनी जान दे दी। हैना मासूम थी। वो कानून और इंसानियत के उस क्रूर खेल को कभी समझ ही नहीं पाई। उसने सिर्फ अपनी ड्यूटी की थी और अनपढ़ होने के डर से सजा भुगती। उसे लगता था कि उसकी वजह से इलाना का परिवार आज भी तकलीफ में है। माइकल उन पैसों को लेकर न्यूयॉर्क में इलाना के पास जाता है। वो रोते हुए इलाना को हैना का पूरा सच बताता है। वो कोई क्रूर नाजी नहीं थी। वो बस दुनियादारी से अनजान एक अनपढ़ औरत थी जिसने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए 20 साल जेल में काट दिए। इलाना सच सुनकर भावुक हो जाती है। वो पैसों की उस डिब्बी को अपने पास रख लेती है, लेकिन उन पैसों को लेने से इनकार कर देती है। वो माइकल से कहती है, इन पैसों को किसी स्कूल की शिक्षा के लिए दान कर दो, ताकि हैना जैसे मासूम बच्चे पढ़ लिख सके। सीन चेंज होता है और कहानी लौटकर आज के दौर में आती है। धूप से नहाए एक कब्रिस्तान में माइकल अपनी जवान हो चुकी बेटी का हाथ थामे एक गुमनाम सी कब्र के सामने खड़ा है, जिस पर लिखा है हैना स्मिथ।
उसकी बेटी उस कब्र को देखती है और पूछती है, पापा ये कौन है? माइकल एक गहरी सांस लेता है। उसकी आंखों में 1958 की वो बरसाती शाम, वो भीगी हुई ट्रेन, कोयले की कालिख और किताबों के वो पन्ने तैर जाते हैं। वो अपनी बेटी की आंखों में देखता है और कहता है, चलो आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। और इसी के साथ इतिहास के पन्नों में दफन एक अनकही, अधूरी और दर्दनाक मोहब्बत की दास्तान हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती है।